नमस्कार साथियों, आप सभी का इस प्यारी सी शुभ संध्या में त्योहारी सीजन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उम्मीद आप बेहतरीन, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मेरा नाम है अरुण और आप सभी देख रहे हैं मुझे यूपी एग्जाम्स वाला पर शाम को 8 बजे। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप बेहतर, जबरदस्त, लाजवाब, शानदार, जिंदाबाद होंगे। ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ सटीक तरीके से आयोजित की जाती है, जो प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लास पूरी देखिएगा। जैसे कि मैं त्योहारी सीजन में आपके लिए रेस्ट नहीं कर रहा, उसी प्रकार आप भी मत करिए। आप उन लोगों से बहुत आगे पहुंच जाएंगे जो इस समय त्योहार मना रहे होंगे और आप पढ़ रहे होंगे। तो अगली दीपावली आपकी रोजगार वाली हो सकती है यदि आप अपनी पढ़ाई को इन छुट्टी के दिनों में भी कंटिन्यू करती हैं। तो क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, गंगा का उल्लेख वेदों में मात्र कितनी बार किया गया है? गंगा का उल्लेख वेद में मात्र कितनी बार है? गंगा का उल्लेख वेदों में मात्र कितनी बार है? सिंधु का उल्लेख कितनी बार है? क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, सिंधु का उल्लेख तो सबसे अधिक बार है। एक बार किया गया है किस वेद में? तो ऋग्वेद में। यमुना 3 बार, यमुना 3 बार। यमुना का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 3 बार। और सिंधु का उल्लेख 200 बार के आसपास है, 176 बार तो लिखित में दे रखा है। एक सवाल आपसे पूछ सकता है, वेद त्रयी में कितने वेद शामिल हैं? वेद त्रयी में कितने वेद शामिल हैं? तो त्रयी का अर्थ होता है 3। तो इन 4 वेदों में से, जैसे कि आपको पता है कि ये तो संगीत को समर्पित है, यह आपका जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण, यजुर्वेद आपका यज्ञ से संबंधित नियम रीति रिवाजों से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है वो सीधा सा बात कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्व वेद को छोड़कर सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद को शामिल किया जाता है। यहां पर अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे, कौन थे बताओ? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए। जवाहरलाल नेहरू का तो आपको याद रखना है 1929 का लाहौर अधिवेशन और 1937 का फैजपुर अधिवेशन। पूछोगे कौन सा जरूरी है? तो बेटा मैं बोलूंगा दोनों जरूरी हैं। लाहौर में इन्होंने पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और फैजपुर गांव में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन था। फैजपुर गांव में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन था। सुभाष चंद्र बोस के समय में तो एक तो हुआ था हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी संकट 1939। इसमें गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था, तो गांधी जी गुस्सा हो गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने यहां से इस्तीफा देके अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय अध्यक्ष थे और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, सबसे युवा अध्यक्ष भी थे ये वाले। जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। आत्मसम्मान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? देखिए, मोहम्मद इकबाल तो सारे जहां से अच्छा, सुभाष चंद्र बोस आपके फॉरवर्ड ब्लॉक, रामानुजाचार्य आपके भक्ति आंदोलन, जबकि रामास्वामी नायकर का संबंध किससे है? आपका आत्मसम्मान आंदोलन से। केरल में शुरू हुआ था आत्मसम्मान आंदोलन, आपको याद रखना है। ठीक है। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? आपने एक मूवी देखी होगी आपके फेवरेट पसंदीदा हीरो की, उसमें वो पिंडारी बना है, पिंडारी। इतने बुरे ढंग से असफल हुई थी मूवी, रिलीज होते ही धड़ाम गिर गई थी। तो ऐसी मूवी में पिंडारियों का दमन भी दिखाया गया था। मराठाओं के दौरान, ये मराठा क्षेत्र में
एक लूटपाट करने वाली जाति होती थी। मराठाओं के क्षेत्र में पिंडारी लूटपाट करने वाली जाति होती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय आता है 1816-17 के दरमियान इसको समाप्त कर दिया गया था। करजन का संबंध तो बंगाल विभाजन से है। डलहौजी का संबंध तो राज्य हड़प नीति से है। वैसे डलहौजी ने ऐसा नहीं है कि सभी काम बुरे किए थे। अंग्रेजों के जमाने के पुल चल रहे हैं अब तक और आजकल 2-2 साल में गिर जाते हैं। डलहौजी ने PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और आपका रेल, डाक, तार, बहुत कई चीजें चलाई थी। भले ही डलहौजी ने अंग्रेजों के लिए चलाई, लेकिन बाद में अंग्रेजों के जाने के बाद वो इंडियंस के काम में आई थी कि नहीं आई? इंडियंस के काम में आई थी ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानुजाचार्य, कबीर, रामानंद, गुरु नानक। तो भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, बी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चों, भारत की सीमा सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? भारत की सीमा सबसे ज्यादा, देखो इंडोनेशिया के साथ तो हमारी कोई सीमा है नहीं। इसका तो नजदीकी भाग हमारा अंडमान निकोबार है, समुद्री सीमा लगती है। भूटान के साथ नेक्स्ट सीमा लगती है। भूटान के साथ कई सीमा लगेगी, बहुत कम सीमा है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, 4096 किलोमीटर लंबी। और ये बांग्लादेश, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। यह बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? निकोबार की, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां से आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सी है। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केस्को माउंट, सेलोपिक, सैडल द्वीप, माउंट धूलियर। माउंट धूलियर, बताइए। देखो अगर आपसे पूछे कि ये जो है आपका, ध्यान देने वाली बात है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट धूलियर, निकोबार की पूछ रहा है आपसे। आप सबको अब तक पता थी सैडल पीक। क्या थी? सैडल पीक। सैडल पीक कहां स्थित है अगर आपसे यह पूछे तो ये आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान में। निकोबार और अंडमान के बीच में तो बेटा 10 डिग्री चैनल है ना। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं कि नहीं? तो ये उत्तरी अंडमान में है, नॉर्थ अंडमान में कौन सी? माउंट धूलियर। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूं, मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बेटा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर। मैं कई बार बताता हूं, और बेटा बताता वही चीज हूं जो आपके पेपर में आ जाए, फंस जाए, बेकार में बताने का क्या फायदा। तो मदुरई किसके लिए प्रसिद्ध है? मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माता पार्वती को समर्पित मंदिर है, और यह वेगई नदी के किनारे बसा हुआ है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की एक जनजाति याद रख लो, काम में आ सकती है आपके, टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति आपके नीलगिरी में पाई जाती है। कहां पर? नीलगिरी पर्वतमालाओं में टोडा जनजाति पाई जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। नीलगिरी पर्वतमालाओं में आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है, यह बात आपको याद रखनी है। भारत में काली मिर्च की खेती सर्वप्रथम कहां हुई थी? काली मिर्च की खेती भारत में सर्वप्रथम कहां पर हुई थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। बताओ बेटा। तो काली मिर्च की खेती सर्वप्रथम आपके केरल में मालाबार तट पर हुई थी।
क्योंकि केरल का जो समुद्री तट है उसको मालाबार कहते हैं, और मालाबार में थोरियम के भंडार हैं। और थोरियम हमें ऐसे थोड़ी है जाएंगे और बोरी भर के ले आएंगे, थोरियम मिलता है मोनोजाइट रेत से। मोनोजाइट रेत से थोरियम की प्राप्ति होती है। ऐसे थोड़ी गए और लेके आ रहे हैं कट्टा भर भर के थोरियम, ऐसा थोड़ी ना होगा। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां होती है? सर्वाधिक कहां होती है लाल मिर्च की खेती? भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहां होती है? इसको भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सबसे पहले किस भारतीय राज्य में हुई? 3 प्रश्न बन सकते हैं यहां से, तीनों प्रकार के प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे ज्यादा तो होती है आंध्र प्रदेश में। सबसे ज्यादा कहां होती है? आंध्र प्रदेश में। श्रेय लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली लाल मिर्च भारत में लाए थे, और सबसे पहले इन्होंने जो उगाया था लाल मिर्च, वो उगाया था कहां? गोवा में। पुर्तगाली भारत में बहुत सारी चीज लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, है ना, प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, तंबाकू लाए थे, मसाले में ज्यादा तो नहीं लाए थे, लेकिन हाँ एक आध मसाला था जिनको पुर्तगाली इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में। अफीम लाए थे। दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दुलहस्ती दुलहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा। तो चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले में, चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले में दुलहस्ती परियोजना स्थित है। तो चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है? सलाल बगलिहार दुलहस्ती। सलाल बगलिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। झेलम पर उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल परियोजना किस पर है आपकी? झेलम पर। उरी और तुलबुल परियोजना आपकी झेलम पर है। सलाल बगलिहार दुलहस्ती किस पर है? आपके चिनाब पर। राणा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर बांध लिख लिया करो, काम आ जाएंगे। राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध। ये आपके चंबल नदी पर है। कहां पर? चंबल नदी पर। ठीक है बेटा। राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहां स्थित है? मतलब भारत में जहां पर मानचित्र और एटलस बनाए जाते हैं वो संस्थान कहां स्थित है? भारतीय एटलस तथा मानचित्र संगठन कहां स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता। बताओ कहां स्थित है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता। तो ये आपका कलकत्ता में स्थित है। कहां पर? कलकत्ता में स्थित है। भारत में वन महोत्सव कब से शुरू हुआ? देखो, कन्हैया माणिकलाल मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था, के.एम. मुंशी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हमेशा मनाया जाता है वन महोत्सव। वन मंथ भी आपका यही होता है जुलाई के दौरान, और ये 1950 में शुरू किया गया था कन्हैया माणिकलाल मुंशी के द्वारा। आपको ये बात याद रखनी है। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई, किसने की? एक बार नहीं, मैं आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन कई बार देखा है कि वन सप्ताह कब है, वन महोत्सव कब है। तो वन महोत्सव तो 1 जुलाई कर देना,
वन सप्ताह पूछे तो 1 जुलाई से 7 जुलाई कर देना। किसने शुरू किया, तो आपको कन्हैया माणिकलाल मुंशी याद रखना है। उस समय हमारे केंद्रीय पर्यावरण और खाद्य मंत्री हुआ करते थे के एम मुंशी साहब। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से किसको जाना जाता है? थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, मलेशिया। तो याद रखना है आपको, लाओस को जाना जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि। अब यहां पर रबर स्टेट, और ये आपको याद रखना सफेद हाथियों की भूमि, रबर स्टेट और सफेद हाथियों की भूमि, ये है आपका थाईलैंड। और थाईलैंड की मुद्रा है बहत। मुद्रा क्या है? बहत। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? 1776 में ये पुस्तक लिखी थी। पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। पूंजीवाद जिसको कि बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें कि मांग और सप्लाई पर ही सारी चीजें आधारित होती हैं। मांग और पूर्ति पर ही सारी चीजें आधारित होती हैं। जितनी मांग होगी उतनी पूर्ति होगी, जितनी मांग होगी उतनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी। प्राइस का जो हाइक है वहां पर सब्सिडी और टैक्स पर निर्भर नहीं करता। टैक्स तो सरकार लगा सकती है, लेकिन चीजों को सस्ता नहीं करती। सरकार कहती है हम चीजों को सस्ता क्यों करें, किसके लिए करें? आप अपने आप देखो। तो ये लिखा था एडम स्मिथ ने। अमेरिका की इकोनॉमी को बाजार इकोनॉमी भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शक्तियों पर ही निर्भर करती हैं सारी चीजें, कि आप मांगिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पैसा हम आपस में डिसाइड करेंगे, सरकार कोई नहीं इस मामले में लेने वाली देने वाली। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, रूस समाजवादी है। देखो, जहां केवल निजी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, उसको कहा जाता है आपका पूंजीवाद। क्या कहा जाता है? पूंजीवाद। जहां केवल सरकारी क्षेत्र हो, वहां पर होता है आपका समाजवाद। और जहां दोनों हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो, वहां पर बनता है भारत, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। सौरमंडल की खोज किसने की थी? पूछ रहा है आपसे, सौरमंडल की खोज किसने की थी? गैलीलियो, आर्यभट्ट, केपलर, कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में सौरमंडल की खोज की थी। सी विकल्प आपका सही। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब ग्रह घूमते हैं, इस नियम के आधार पर ही किसी भी ग्रह को ग्रह की संज्ञा दी जाती है। यदि कोई भी ग्रह इस नियम का पालन नहीं करता तो उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाता है। जैसे 2006 में प्राग सम्मेलन के द्वारा प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया था, निकाल दिया था बाहर। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया था, निकाल दिया था। तो वो आपको याद रखना है। केपलर के ग्रहों की गति के 3 नियम आए थे। आर्यभट्ट तो पृथ्वी गोल है कहा था। कोपरनिकस ने कहा था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, आधुनिक सौरमंडल का जनक भी इनको ही माना जाता है। टोल्मी ने कहा था जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसने कहा था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, हेलियोसेंट्रिक। और आपके जो नीचे बैठे हुए विद्वान है, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। बृहस्पति ग्रह की खोज भी इन्होंने ही की थी। दूरबीन जो कहा जाता है टेलीस्कोप, उसका आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां स्थित है? पृथ्वी, चंद्रमा, यूरेनस, मंगल।
तो इसे शांति का सागर कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है इसको? शांति का सागर कहा जाता है और ये चंद्रमा पर स्थित है। इसे शांति का सागर कहा जाता है और ये कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर अवेलेबल है। चंद्रमा पर लाइट ही नहीं है, पता है आपको? चंद्रमा एक पिंड है, अंधा पिंड है, इस पर लाइट होती नहीं है। मतलब चंद्रमा के ऊपर अगर सूरज की किरणें पड़ जाएंगी तो चमक जाएगा बेचारा, तो चमक जाएगा, और अगर नहीं पड़ेंगी तो अंधेरा रहेगा। चंद्रमा का पृथ्वी से हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। चंद्रमा का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? पृथ्वी से एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दो हिस्से दिखाई नहीं देते। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखो, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है। जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में भी कानपुर उत्तर भारत का है। अहमदाबाद आपका भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर है। तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? पिकिंग, संघाई, नानकिन, ल्हासा। ल्हासा तो यार तिब्बत में है, इसको तो हाल अलग कर दोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं ल्हासा को अलग करने में। संघाई शहर में सूती वस्त्रों का अधिक उत्पादन होने के कारण चीन मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आपका संघाई को। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय, त्रिभुजाकार, शंक्वाकार, आयताकार। भारत की आकृति कैसी? कुछ इस प्रकार से बना हुआ है भारत, तो ऐसे करके है, देख लो, आयताकार तो है नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चतुष्कोणीय है। कैसी है भारत की आकृति? चतुष्कोणीय। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? कोटा, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता कई बार आप लोगों से। एक अकाल गांव है राजस्थान में, वहां पर स्थित है। अकाल गांव है, वहां पर स्थित है। हम्म बताओ। तो ये आपका जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है, जैसलमेर के अकाल वुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 10-12 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? विनयशील, उग्रसेन, संत मुनि, महाराणा, महाप्राण। महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। महाक्षत्र सर्वांतक की उपाधि भी ली थी। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? संत मुनि, महाप्राण, विनयशील, उग्रसेन। एकराट, उग्रसेन, एकराट, सर्वक्षत्रांतक, द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम। क्षत्रियों का नाश कर दिया। इनकी जाति को लेकर भी बहुत सारे विद्वानों में भेद रहते हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त।
निर्माण चंद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने इसका पुनरुद्धार करवाया था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलीग्राफी, एंटोग्राफी, एपिग्राफी, सीस्मोग्राफी तो भूकंप का है, ये तो सबको पता होगा। सीस्मोग्राफी किसका है? भूकंप का। सीस्मोग्राफी किसका है? भूकंप का। और आपको याद रखना है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? पॉलीग्राफी, एंटोग्राफी, एपिग्राफी। करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ क्या है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अगर हिंदी आ जाए तो इसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पुरालेख शास्त्र कहा जाता है आपका एपिग्राफी। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला कब स्थापित हुआ था? अब इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन पेपर वाला बड़ा मूर्ख होता है, कुछ भी पूछ लेता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 600 बीसी, 800 बीसी, 900 बीसी, 700 बीसी। अब इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास है नहीं, क्योंकि उस समय इतिहास का लेखन नहीं होता था। फिर भी आइडिया लगता है कब हुई थी, तो देख लेते हैं। इसका मोस्टली जो विद्वान है वो मानते हैं 700 बीसी, कई कई गाइड तो आपका 800 बीसी बताती हैं। अब ये 600 800 ईसी पूर्व नहीं लिखा, यहां 800 ईस्वी लिखा है, मतलब ये बीसी कैसे कर सकता है? एडी होगा ये तो। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति कब से जल रही है? देखो बेटा, ये जो इंडिया गेट है ये तो 1921 में बना है, हर्बर्ट बेकर, एडविन लुटियंस। लेकिन जो अमर जवान ज्योति है, अमर जवान ज्योति है, तो ये 26 जनवरी 1972 के बाद से, 26 जनवरी 1972 के बाद से, सही डेट ये वाली है, 26 जनवरी 1972 के बाद से प्रज्वलित हो रही है। 26 जनवरी 1972 के बाद से प्रज्वलित हो रही है आपकी अमर जवान ज्योति। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, और इसका नाम था हिक्की का बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट। हिक्की का बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? यह तो अभी पूछा गया है, मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्वेश्चन था। राष्ट्रीय समाचार पत्र कब मनाया जाता है, दिवस कब मनाया जाता है? कुछ भी पूछ लेता है, उसका मन, उसका एग्जाम, उसका पेपर कुछ भी पूछ सकता है। 29 जनवरी 1780 को, तो 29 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को, है ना, 1780 में। किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, देविका रानी, मधुबाला। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? देखो ये गड़बड़ है, इसमें वो नाम है नहीं जिसको कि हम कहें, इनको तो ड्रैगन क्वीन कहते थे। ड्रैगन क्वीन कहने के लिए। मधुबाला को कहा जाता था आपका ट्रेजेडी क्वीन। ट्रेजेडी क्वीन, इन्होंने बहुत मूवी बनाई है, ट्रेजेडी क्वीन। और यहीं पर अगर हम देखें, कई हीरोइनों को कह दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाम आता है ना, मधुबाला का आता है। तो उन्होंने एमएफ हुसैन, जो कि एक मकबूल फिदा हुसैन नाम के एक चित्रकार थे, उन्होंने तो माधुरी दीक्षित को कह दिया था वीनस की मूर्ति, कहा था कि माधुरी दीक्षित हैं। अगला प्रश्न, भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ? कुछ नहीं पूछता तो यही पूछ लेगा आपसे, पंचशील समझौता किन देशों के बीच है?
भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो बताओ, 29 अप्रैल 1956, 23 अप्रैल 56, 1953, 1955, कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 है कहीं? 29 अप्रैल 1954। भारत और चीन के बीच युद्ध नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, अपनी जमीनों को एक दूसरे के साथ बांट लेंगे, मतलब अगर आपकी जमीन है तो आप ले जाइए, हमारी है तो हमें दे दो। लेकिन क्या लागू हुआ? चीन कभी, अब क्या ही मानेगा यार। 1962 से लेकर 2025 हो चुकी है, लगभग 62 साल हो चुके हैं हमें युद्ध लड़े हुए चीन के साथ। बेशरम भी है, ढीठ भी है और ऊपर से शक्तिशाली भी है, क्या मानेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका इस समय अध्यक्ष कौन है? ये आपने इसलिए सुना होगा कि इसमें अब 69 सदस्य हो गए हैं और 69वां मेंबर कंट्री आपका इजराइल है। 69वां मेंबर कंट्री कौन है एडीबी का? इजराइल है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और इस समय मसातो कांडा इसके अध्यक्ष हैं और मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। छोटी छोटी बातें हैं ये। कहां पर है? मनीला फिलीपींस। ये सवाल आपका इस समय चर्चाओं में है। अभी तक मैंने जितने एग्जाम देखे हैं, चाहे एसएससी के कितने भी ऑनलाइन हो गए हों या फिर कोई भी आरपीएफ का हो गया हो या फिर एनटीपीसी ग्रुप, ये वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए थे, अभी तक ये प्रश्न देखने को नहीं, उत्तर प्रदेश में भी देखने को नहीं मिला। लगता है एग्जामिनर ने बचा के रखा है आपके नंबर के लिए। तो ये सवाल आपको आपके पेपर क्योंकि पूछा जाने वाला सवाल है, ओबियसली पूछने वाला सवाल है। या तो ये पूछ लेगा कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में टोटल मेंबर कंट्री कितने, 69, या फिर ये पूछ लेगा 69th मेंबर कंट्री कौन था, ये पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा। डीएनए जांच केंद्र कहां है? डीएनए जांच केंद्र कहां है? दिल्ली, मुंबई, शिमला, हैदराबाद। तो याद रखना है डीएनए, कई बार बहुत दिन लग जाते, कहते हैं ना डीएनए की रिपोर्ट नहीं आई, वो हैदराबाद में है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। बिहार लग रहा होगा आपको, बिहार में होंगे, कर दो बिहार, क्या पता बिहार में हो, लगाओ टिक जल्दी से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र में। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901, 1905, 1913, 1909 एडी। डेट थोड़ी सी गड़बड़ लग रही। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। लव म्यूजियम किस देश में है? पहुंच जाओ। लव म्यूजियम, लव म्यूजियम किस देश में है? रूस, फ्रांस, अमेरिका, जापान। तो देखो, अगर लव म्यूजियम सीधे पूछे तो वो सियोल में है, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में म्यूजियम ऑफ लव है। म्यूजियम ऑफ लव है, इसको उल्टा कर देंगे तब है। अगर ये सेम पूछ रहा है तो सियोल में है। ये तो सियोल कहां की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी यूनिसेफ की, उस समय मनाया जाता है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? उमेश सहगल, मदर टेरेसा, नरसिम्हा राव, रविंद्रनाथ टैगोर। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पीवी नरसिम्हा राव इसके लेखक हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी?
चोल शासकों की भाषा क्या थी? द्रविड़, तमिल, उर्दू, फारसी। द्रविड़, तमिल, उर्दू और फारसी। तो इनकी भाषा तमिल थी। कौन सी थी? तमिल। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में संस्कृत का भरपूर प्रयोग करते थे। लोवर संग्रहालय कहां स्थित है? लोवर संग्रहालय। लोवर संग्रहालय कहां स्थित है? जापान, नीदरलैंड, पेरिस, कनाडा। लोवर संग्रहालय कहां स्थित है? तो कहां पे याद रखना है आपको? पेरिस में। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? आपको पता है पहले उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनके नाम पर आपका पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह का नाम भी रख दिया है। तो आपको 1948 में पहली पॉलिसी आई थी। बच्चे, ये था हमारा आज का सेशन। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग त्योहारी सीजन में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अपने साथ महसूस करें। कोई दिक्कत परेशानी हो, दुख दर्द या तकलीफ हो तो अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला, ये आपको याद रखना है। अरुण सर _ यूपी एग्जाम्स वाला, तो ये आपको याद रखना है और बस बने रहना हमारे साथ। कोई दिक्कत या परेशानी आए तो मिलते हैं, और टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, यहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बाकी का कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, लव यू ऑल।